बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3, टाइम डोमेन एनालिसिस। अब तक हम चैप्टर नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 में हमने टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ी। तो अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह ट्रांसफार्म होगी इनटू ईच अदर। तो इंटर कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन को कैसे कन्वर्ट कर दे इनटू टाइम डोमेन एनालिसिस। तो इसके लिए चंद प्रोसेसेस हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि टाइम डोमेन में हम स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इसको हम यहाँ फेज वेरिएबल भी कहते हैं। ये किस तरह होगी? फेज वेरिएबल क्या चीज़ है? Each subsequent state variable is defined to be the derivative of the previous state variable। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है x1, दूसरा है x2। अब x2 जो है दैट इज़ द सबसीक्वेंट स्टेट वेरिएबल और x1 जो है ये प्रीवियस है। तो सबसीक्वेंट कैसे आएगा? x2 इज़ इक्वल टू x1 डैश, यानी सबसीक्वेंट जो होगा दैट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ द प्रीवियस वन। तो आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं, वहाँ से बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 3.4, कन्वर्टिंग a ट्रांसफर फंक्शन विथ कांस्टेंट टर्म इन न्यूमरेटर। Find the state where the representation is in phase variable form for the transfer function shown in figure 3.10a। तो यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन है C of S डिवाइडेड बाई R। C of S is output, R of S is the input in Laplace domain। So 24 divided by S cube plus 9 S square plus 26 S plus 24। अब क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 24 के साथ आर ऑफ एस मल्टीप्लाई हो गया, जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ सी ऑफ एस मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस तरह कर दें कि सी ऑफ एस को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं और ज़ीरो इनिशियल कंडीशन कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहला काम ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ट्रांसफ़र फंक्शन से। उस ट्रांसफ़र फंक्शन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है। अब जाते हैं स्टेप नंबर 2 में, जहाँ से हम स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्टिंग दी स्टेट वेरिएबल्स, तो स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि दिस इज़ सी डैश, सी डबल डैश, सी ट्रिपल डैश। तो सी को हम कंसिडर करते हैं x1। अब x1 की जो डेरिवेटिव होगी दैट वुड बी x2, और इस तरह जो डबल डेरिवेटिव होगी दैट वुड बी x3। तो इस तरह हम तीन स्टेट वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे, x1, x2 एंड x3। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू c, x2 इज इक्वल टू c डैश। So what is C dash? That is x1 dash। तो x2 is equal to x1 dash। इसी तरह x3 is equal to x2 dash। ये क्या होगा? x2 dash होगा। या इसी तरीके से हम x2 x1 dash के बराबर है, x3 x2 dash के बराबर है, और इस तरह x3 dash। तो हमने सेलेक्ट कर दिए हैं तीन स्टेट वेरिएबल x1, x2 और x3 को। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं इनकी डेरिवेटिव ले लें। जब इनकी डेरिवेटिव लेंगे तो x1 डैश ये किसके बराबर है? दैट इज़ c डैश, ये c डैश के बराबर है। अब c डैश किसके बराबर था? x2 के बराबर था। सो x1 डैश इज इक्वल टू x2, x1 डैश इज इक्वल टू x2, x2 डैश इज इक्वल टू x3। हमारे पास स्टेट वेरिएबल तीन थे, x1 डैश, x1, x2 एंड x3। अब इनकी डिफरेंशियल फाइंड करनी है, तो x1 डैश इज इक्वल टू x2, x2 डैश इज इक्वल टू x3। नाउ व्हाट इज़ x3 डैश? ये इक्वेशन कहाँ से आया है?
एक्चुअली x3 डैश की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम आवर बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, जिसमें c की जगह x1, c डैश की जगह x2, c डबल डैश की जगह x3 और c ट्रिपल डैश जो है दैट इज़ x3 डैश, ये x3 डैश के बराबर होगी। अब x3 डैश को अपनी जगह छोड़ दें, बाकी ये जितने भी टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाएं। तो राइट साइड पे ले जाने के बाद हमारे पास x3 डैश की ये रिलेशन आ जाएगी। तो अब हमारे पास स्टेट वेरिएबल 3 थे, x1, x2 एंड x3। अब सबकी हमने डिफरेंशियल फाइंड कर दी है, तो इनको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से हमारे पास ये 3 जो है दीज आर द स्टेट इक्वेशंस, और इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। आउटपुट हमारे पास x1 के बराबर है, सो दैट इज़ रिटन ओवर हेयर एज लाइक दिस। तो ट्रांसफ़र फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है इनटू स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो इसको ज़रा दोहराते हैं। सबसे पहले ये ट्रांसफ़र फंक्शन दिखाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे, कंसीडरिंग ज़ीरो इनिशियल कंडीशन, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है। तो सबसे पहला काम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, दूसरा काम स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। तो स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने के लिए x1 c के बराबर ले लें, x2 x1 डैश होगा, x3 x2 डैश होगा, इस तरह। तो हमारे पास 3 स्टेट वेरिएबल आ जाएंगे, x1 x2 एंड x3। अब x1 डैश x2 के बराबर है, x2 डैश x3 के बराबर, x3 डैश की वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं, जो हमारा बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन था वहाँ से। अब इन सब को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, सो दैट बिकम दी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ 3.5। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में ये हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसका नोमरेटर जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन s एंड दैट इज़ नॉट दी कांस्टेंट टर्म। सो दैट इज़ s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2 नोमरेटर है और डिनोमिनेटर वही है s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 26s प्लस 24। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए चूँकि हमारे पास 2 टर्म है, एक नोमिनेटर में और एक और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले इसको स्प्लिट अप कर देते हैं इनटू 2 ब्लॉक्स। तो फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो आएगा, सो दैट इज़ दी फर्स्ट ब्लॉक, जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है और x1 s हम कंसिडर करते हैं आउटपुट। सेकेंड ब्लॉक में जो नंबरेटर होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हर एक ब्लॉक के लिए अलग सिस्टम को हमने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह पहले एग्जांपल में हमने सीखा है। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे आर ऑफ एस हमारे पास इनपुट है एंड एक्स ऑफ एस हमारे पास आउटपुट है। आर ऑफ एस इनपुट है और एक्स ऑफ एस हमारे पास आउटपुट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे x1 ऑफ s हमारा आउटपुट है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद ऑल दीज टर्म्स। जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे कंसीडरिंग ज़ीरो इनिशियल कंडीशन, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये
आ जाएगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, चूजिंग दी स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स किस तरह कंसिडर कर दे, x1 के बराबर ले लें, x1 डैश ये x2 के बराबर ले लें, x1 डबल डैश ये x3 के बराबर ले लें, x1 ट्रिपल डैश ये x3 डैश के बराबर ले लें। तो हमारे पास 3 स्टेट वेरिएबल आ गए। एक है x1 विच इज़ x1 के बराबर है, एक है x2 दैट इज़ x1 डैश, x3 और ये x2 डैश के बराबर है। तो ये हमारे पास 3 स्टेट वेरिएबल्स आ गए। अब इन स्टेट वेरिएबल्स की हमने क्या फाइंड करनी है, इनकी हमने डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो जिस तरह हमें पता है कि x2 किसके बराबर है, x1 डैश के बराबर है, x3 किसके बराबर है, वो x2 डैश के बराबर है, x3 x2 डैश के बराबर है, और x3 डैश को हमने कहाँ से फाइंड करना है, x3 डैश के लिए हमने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जाना है। सो एक्चुअली दिस इज़ x3 डैश। बाकी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास तीनों स्टेट इक्वेशंस की डिफरेंशियल आ गई है, तो इनको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से हमारे पास ये स्टेट इक्वेशन आ गए, और आउटपुट को हमने कंसीडर किया था x1 के, तो ये x1 का जो कोफिशिएंट होगा दैट वुड बी 1, बाकी x2 x3 के कोफिशिएंट 0 होंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि दिस इज़ आवर आउटपुट सपोज्ड फॉर द फर्स्ट ब्लॉक। ये हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है सिर्फ उसके लिए आउटपुट था, ये ओरिजिनल आउटपुट नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने स्टेट इक्वेशंस को पहले बनाना है। अब आउटपुट बनाने के लिए हमने सेकंड ब्लॉक की तरफ जाना है। नाउ कंसीडरिंग दी सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक को अगर हम देखें, वहाँ पे इनपुट हमारे पास x1 ऑफ s है, आउटपुट c ऑफ s है, एंड दिस इज़ दी ट्रांसफ़र फंक्शन। तो सबसे पहले अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे कंसीडरिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, तो इक्वेशन 2 वुड बिकम दी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेट वेरिएबल्स को हमने कंसीडर करना है। तो स्टेट वेरिएबल ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो इनकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे ओवर हेयर c ऑफ t दैट इज इक्वल टू 2x1 प्लस 7x2 प्लस x3, तो ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आ जाएगी। अब आउटपुट को लिखने के लिए ये आउटपुट इक्वेशन है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में यू लिखेंगे। तो पता चला कि जो डिनोमिनेटर है विच इज़ ओवर हेयर, जो डिनोमिनेटर है इससे हमारे पास स्टेट इक्वेशंस आ जाते हैं, और जो नंबरेटर है इससे हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आ जाती है। ये इसकी इन दोनों की कंबाइंड केस है। तो डिनोमिनेटर से स्टेट इक्वेशन आ गई और नंबरेटर से आउटपुट इक्वेशन, तो इसको हमने यू लिखा हुआ है। ये वही स्टेट इक्वेशंस हैं एंड दिस इज़ दी आउटपुट इक्वेशन। तो इस तरह हमने फोरियर ट्रांसफ़र फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है इनटू स्टेट स्पेस। अगला टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टेट स्पेस टू ट्रांसफ़र फंक्शन। यानी अब हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि टाइम डोमेन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि x डॉट इज़ इक्वल टू ax प्लस बी ओ एंड y इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी ओ। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टेट स्पेस की। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ट्रांसफ़र फंक्शन में।
तो ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले कंसीडरिंग ज़ीरो इनिशियल कंडीशन। तो ये इक्वेशन 1 ये बन जाएगी वेयर एक्स डैश इज़ एस इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ एस प्लस बी यू ऑफ एस। और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2 ये y ऑफ एस इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ एस प्लस डी यू ऑफ एस। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है फॉर एक्स ऑफ एस। नाउ सॉल्विंग फॉर एक्स ऑफ एस, तो इस एक्स ऑफ एस को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने के बाद देट बिकम्स एक्स ऑफ एस माइनस ए इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू बी यू ऑफ एस। अब इन दोनों टर्म में से हम एक्स ऑफ एस को कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने से एस तो हमारे पास सिंगल एक्स वेरिएबल है जिसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लगाना है ताकि इसे दूसरे मैट्रिक्स को माइनस कर सके। सो देट बिकम एस आई माइनस ए इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू बी इंटू यू ऑफ एस। अब एक्स ऑफ एस को अपनी जगह छोड़ दे और एस माइनस ए इनवर्स को राइट साइड पे ले जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन 5 बन जाएगी वेयर एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी यू ऑफ एस। अब एक्स ऑफ एस की ये वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 4 के अंदर, यानी आउटपुट इक्वेशन के अंदर। तो आउटपुट इक्वेशन में पुट करने से सी इंटू इस इक्वेशन के अंदर सी अपनी जगह आ जाएगा, एक्स ऑफ एस की जगह ये वैल्यू आ जाएगी प्लस डी यू ऑफ एस। नेक्स्ट इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे यू ऑफ एस को दोनों से कॉमन ले लेते हैं, देट बिकम सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स प्लस बी इंटू बी प्लस डी इंटू यू ऑफ एस। अब यू ऑफ एस हमारे पास इनपुट है और वाई ऑफ एस आउटपुट है। सो यू ऑफ एस को लेफ्ट साइड पे ले जाए, दैट बिकम्स वाई ऑफ एस बाई यू ऑफ एस, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट विच इज़ आवर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज इक्वल टू दिस। अब ये है कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम होती है। तो यहाँ पे जो वाई ऑफ एस हैं और यू ऑफ एस है दे आर स्केलर बिकॉज दे आर मस्ट बी सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई यू ऑफ एस ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड डी एक सिस्टम आ गई इन मैट्रिक्स फॉर्म which is the transfer function। अब हम जानते हैं, अच्छा हमारा काम यहाँ तक था कि ट्रांसफ़र फंक्शन को फाइंड कर दें। तो ट्रांसफ़र फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी हमने फाइंड कर दी। अब हम ज़रा इसके एनालिसिस कर देते हैं। आते हैं एस आई माइनस ए इनवर्स की तरफ। तो एस आई माइनस ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। तो इसी वैल्यू को पुट करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन में। तो ट्रांसफ़र फंक्शन में पुट करने से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये सिस्टम आ जाएगी। अब एस आई माइनस ए इनवर्स को जब हम डी को भी इस पे डिवाइड करते हैं तो डी को इस पे इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा तो हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगी। नाउ आवर नेट सिस्टम इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ इक्वल टू
लाइक दिस। इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, एस आई माइनस ए डिटर्मिनेंट। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का हमें पता था कि जो डिटर्मिनेंट होता है वहाँ से हम पोल्स को फाइंड करते हैं। सो रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन वो हमें क्या बता रहा है, पोल्स बता रहा है, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस आई माइनस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं दैट बिकम्स दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यहाँ से हमें डायरेक्टली पोल का पता चल जाता है। सो आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी भी फाइंड करते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 6।